नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और हम लोग के जो एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, वहां पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 20 सितंबर 2017 शिफ्ट 1 के जीके के 25 क्वेश्चन, और ये हमारा 6वां सेट है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था 20 सितंबर 2017 को, क्या था? हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर, यानी कि जो उत्पादन के कितने कारक होते हैं। क्योंकि किसी भी देश में क्या होता है, पहले प्रोडक्शन होता है और उसी प्रोडक्शन के आधार पर वितरण किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं? ठीक है, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, तो इसके 4 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 4। पहला होता है लैंड, यानी कि जमीन, भूमि। ठीक है, दूसरा होता है लेबर, यानी कि जो उस पर कार्य करती है। तीसरा होता है कैपिटल, जो उस पर पूंजी लगाई जाती है। और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर, जो व्यक्ति उस पर क्या करता है, खर्च करता है। तो ये 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, इसी से क्या होता है, प्रोडक्शन ग्रोथ करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। लगातार हर शिफ्ट में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इनके 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक यानी टेरिटरी सेक्टर। तो इसमें जो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि जो खेती हो गई, यानी कि जो नेचुरल से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं, जो खेती हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है और उस रॉ मटेरियल से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो किस में आती हैं? द्वितीय सेक्टर में आती हैं। ठीक है, जैसे टेबल है, टेबल क्या है? लकड़ी से बनती है, और लकड़ी कहाँ से आती है? प्राथमिक सेक्टर से आती है। तो टेबल किस में आएगी? द्वितीय सेक्टर में। यानी मैन्युफैक्चर वाला जो काम होता है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और जितने भी प्रकार की सर्विसेज हो गई, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचिंग हो गया, या कोई भी प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इंटरनेट सर्विसेज हो गई, सभी प्रकार की जो सेवाएं होती हैं वो तृतीयक यानी टेरिटरी सेक्टर में आती हैं। क्वेश्चन पूछा है कृषि, तो कृषि किस में आएगी? प्राइमरी सेक्टर में आएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। डंकन मार्ग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो डंकन मार्ग है आपका, ये आपका किस स्थान पर स्थित है? आपको ऑप्शन से देखकर बताना है। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि जो साउथर्न अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है, ठीक है, साउथर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका क्या है? डंकन मार्ग स्थित है। अभी यहाँ पे मैं मैप नहीं लगा पाया, आप अंडमान निकोबार को मैप को देखेंगे तो इस प्रकार से 2 भागों में बटा हुआ है। ये ऊपर वाला पार्ट है आपका अंडमान, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट आपका कौन सा है? निकोबार है। और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, ये इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि साउदर्न अंडमान है, यानी दक्षिणी जो अंडमान है इसका नीचे वाला हिस्सा, और जो लिटिल अंडमान है, ठीक है, यहीं पर आपका पास में पड़ा छोटा सा छोटे छोटे द्वीप हैं आपके, तो लिटिल अंडमान है, इनके बीच में आपका डंकन मार्ग स्थित है। और डंकन मार्ग की अगर आपको थोड़ा सी और बात बताएं, इसकी जो टोटल चौड़ाई की बात करेंगे, ये आपकी 48 किलोमीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 48 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सभी लोग जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के आपके सभापति होते हैं। और वर्तमान में कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? श्री जगदीप धनखड़, ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो डेफिनेटली क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे इतिहास में सबसे पुराना काल कहा जाता है? तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारा काल था वो था आपका पाषाण काल। कौन सा था? स्टोन एज भी कहते हैं इसी को। पाषाण माना होता है पत्थर, इसी को कहा जाता है स्टोन। और स्टोन एज को भी फर्दर कितने भागों में बांटा गया था? पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक। ठीक है, दूसरा आपका फिर आपका मध्य पाषाण काल, फिर आपका आता है नव पाषाण काल। तो अगर इनमें भी पाषाण काल में भी, स्टोन एज में भी सबसे पुरानी बात करेंगे तो वो आपकी कौन सी है? पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1850 के दौरान ब्रिटेन को किस रूप में जाने लगा था? तो आपको मैं बता दूं कि 1815 का जो आपका दशक चल रहा था, वहाँ पे जो सूती वस्त्र उद्योग था, इनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा था वहाँ पर, क्योंकि भारत से रॉ मटेरियल जा रहा था। तो सूती वस्त्र उद्योग के प्रोडक्शन के कारण से 1815 को ब्रिटेन को उस समय वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूर्य यानी कि सन, चंद्रमा और रात्रि आकाश में, यानी रात के समय जो चमकने वाली सभी वस्तुओं तो नहीं कह सकते, या जो स्टार्स वगैरह होते हैं ये सब, इनको क्या कहा जाता है? अब स्टार अकेला नहीं कह सकते, क्योंकि स्टार में क्या होता है? अपनी खुद की एक ऊर्जा होती है, खुद की अपना प्रकाश होता है। लेकिन अब चंद्रमा तो क्या उपग्रह है, सूर्य तो एक तारा है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है आकाश में चमकने वाली सभी वस्तुओं की। तो अगर हम चंद्रमा की अकेली बात करें तो सैटेलाइट हो जाता, ठीक है, लेकिन सूर्य की अकेली बात करते तो स्टार हो जाता। लेकिन यहाँ पे सभी आकाशीय पिंडों की बात हो रही है, तो आपका क्या कहला जाएगा? कैलेशियल बॉडीज, यानी कि आकाशीय पिंड उनको कहा जा जाए। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, विच इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है इसको क्या कहा जाता है, बच्चा जानता है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, और इक्वेटर यानी इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों, तो भूमध्य रेखा इसका करेक्ट आंसर है। और यहीं पर आपको बता दूं 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और यहीं पर अगर सेम बात करेंगे 23.5 डिग्री साउथ की, तो यहाँ पे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने क्या है, विच टाइप ऑफ प्लांट्स हैव देयर ब्रांचेस इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम मच अबव द ग्राउंड। जैसे मान लो ये कोई आपका प्लांट है, अब यहाँ पे जो ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, ये आपके क्या ग्राउंड से ऊपर की ओर हैं, बाहर की ओर हैं, तो बताओ इस प्रकार को क्या झाड़ियाँ कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्या जड़ी बूटियाँ कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। इस प्रकार के आपकी जो ब्रांचेज होती हैं जमीन से बाहर की ओर होती है, ये मान लो ग्राउंड है, तो ये किसकी होती है, ये होती है पेड़ों की यानी ट्रीज की। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं, हरे और कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था कि हरे और जिन कोमल फ्लेक्सिबल इनकी जो टेंडर्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ब्स। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं इनको जो ढकने वाला आवरण होता है इसको किस नाम से जाना जाता है। इसको एक्चुअली में जाना जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे फेफड़े होते हैं इनकी जो अंदर वाली जो आवरण होता है इसको ही बोलते हैं हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन को हिंदी में अगर आप याद रखना चाहें इसको बोला जाता है फुफ्फुस झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे आधा फार होगा, फुफ्फुस झिल्ली भी इसी को कहा जाता है, इसी को प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बाहरी वाली इसकी कोटिंग की बात करेंगे तो जो हमारे सीने से लगी होती है, ठीक है, लेकिन अंदर वाला पार्ट होता है प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण की इकाई क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यानी कि इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी। तो इसका अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन जो हमारा सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक मुक्त रूप से गिर रहा कोई निकाय के द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में किसके लिए अनुपातिक है। जैसे मान लो यहाँ से किसी पिंड को आप स्वतंत्र या किसी पत्थर को स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, ये नीचे की ओर चला आ रहा है आपका, तो आपने देखा होगा जब इसको फेंका होगा तो इसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो यू का मान कितना होगा, 0 होगा। और पृथ्वी पर जब गिरा होगा तो इसने कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी कि नहीं की, हमने माना कि इसने h दूरी तय की है। ठीक है, और इसको पृथ्वी तक आने में समय क्या लगा होगा, टी लगा होगा कि नहीं लगा होगा। अब यहाँ पर दूरी को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, h से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और मुक्त रूप से जो गिर रहा है ये किसके लिए अनुपातिक है। तो कहने का मतलब है आपको पता होगा न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर हम s की जगह पे h का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हाइट माना है और u का मान 0 है, तो 0 इंटू 2 यानी ये तो पूरा 0 हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। और जानते हैं g क्या होती है, ग्रेविटी, तो h क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यानी कि जो आपकी ऊंचाई है ये आपके समय के वर्ग के समानुपाती होती है। तो समय का वर्ग यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यानी जिससे डाटा हम कर सकते हैं कंप्यूटर के या सीपीयू के अंदर भेज सकते हैं उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जो हमको बाहर डाटा मिलता है उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड से हम इनपुट कराते हैं, ये भी सही है, माउस से भी इनपुट कराते हैं, ये भी सही है, लेकिन मॉनिटर नहीं है, क्योंकि मॉनिटर से जो चीज़ हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो हमें आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर दिखती हैं। तो ओनली थर्ड वाला ऑप्शन है जो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अणु होते हैं। जैसे मान लो ये कोई ठोस है, ये आपका मैंने मान लिक्विड है, या मान लो गैस है, तो जो ठोस के अणु होंगे ये क्लोजली पैक्ड होंगे, यानी आपस में बिल्कुल इतने तरीके से जुड़े होंगे कि ये मूव नहीं कर सकते। और उसका अगर कंपैरिजन करें लिक्विड से, तो लिक्विड में क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, और गैस में तो और ही दूर होंगे। ठीक है, तो जो आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं किसके मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल, यानी कैन नॉट मूव, गति नहीं कर सकते। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए तत्व यानी एलिमेंट किसे कहते हैं। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ कोई पदार्थ क्या कहलाता है, एलिमेंट यानी कि तत्व कहलाता है। जब सोडियम की बात करेंगे इसका सिंबल Na होता है, एक ही प्रकार से बना है।
टिन पीवी होता है, ये भी एक प्रकार से बना है। वाटर ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और कार्बन सी अकेले से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, लेकिन H2O ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, कंपाउंड है, यानी कि यौगिक है। तो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ कोई पदार्थ होता है उसको एलिमेंट यानी तत्व कहते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ कोई अगर पदार्थ है उसको यौगिक यानी कि कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। परत की ऊपरी सीमा जहां मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भरा रहता है क्या कहलाता है? तो जैसे आपने देखा होगा जो आपका पृथ्वी होती है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर अगर बात करेंगे जो अपर लिमिट होती है और यहाँ पे जो लोअर लिमिट होती है जहाँ के बीच में पानी भरा रहता है, वाटर भरा रहता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको एक्चुअली में कहा जाता है वाटर टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर टेबल। आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है ये आपकी शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को। तो इस आधार पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसएससी के एग्जाम्स में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये योजना कब शुरुआत हुई इनकी, ठीक है, और आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, उसी प्रकार से आपकी जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई थी, मुद्रा योजना शॉर्ट में आपको बताते चले जा रहे हैं। मुद्रा योजना आई थी, ये आपकी आई थी 8 अप्रैल 2015 को। फिर आपकी इसी में आपकी आई थी अटल पेंशन योजना, ये आपकी आई थी 9 मई 2015 को। ठीक है, फिर फसल बीमा योजना आई थी, शॉर्ट में आपको बताते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये आपकी लॉन्च हुई थी 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, फिर आपका डिजिटल इंडिया जो काफ़ी चर्चा में रहा और कारगर भी सफल रहा। तो डिजिटल इंडिया जो मिशन चलाया गया था ये चलाया गया था 1 जुलाई, ठीक है, 2015 को। ठीक है, राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, शॉर्ट में इसको बताते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये चलाई गई थी 16 दिसंबर 2016 को। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान ये चलाया गया था गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, फिर आपकी आई थी प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जो वय वंदन योजना आई थी ये आपकी आई थी 4 मई 2017 को। और इसमें बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए थे, इतने महत्वपूर्ण हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की थी? सभी लोग जानते हैं रेडियम की जो खोज की थी ये किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। ठीक है, तो मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। वाइड बॉल, सभी लोग जानते हैं कि आईपीएल चल ही रहे हैं कि जो वाइड बॉल होता है किससे खेल से जुड़ा हुआ है? तो डेफिनेटली क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। हिंदू तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आपके केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? केरल में स्थित है। और हर साल लगभग 40 से 50 मिलियन श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है, सबरीमाला मंदिर केरला। 22 है, 2016 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसने जीता था? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, जब एग्जाम में पूछा गया था तो उस समय जीता था क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। आप करंट का क्वेश्चन आगे देख सकते हैं वर्तमान में किसने जीता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस समय ये काफ़ी चर्चा में रही थी बुक लाल कृष्ण आडवाणी जी की। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो बुक है जो चर्चा में रही उनको आप याद कर सकते हैं। जैसे माई कंट्री माई लाइफ तो होगी लाल कृष्ण आडवाणी की, ठीक है, और एक आया था माई अनफॉरगेटेबल, ये जो पुस्तक थी आपकी ये ममता बनर्जी की थी, जो पश्चिम बंगाल की सीएम हैं ममता बनर्जी, ये उनकी पुस्तक आई थी। ठीक, काफ़ी चर्चा में रही। माई अनकम्फर्टेबल। एक और आई थी सुपर पावर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी था लास्ट में। ये राघव वहल की पुस्तक थी, ये भी काफ़ी चर्चा में रही है, राघव वहल की पुस्तक। और एक आई थी स्ट्रिक्टली पर्सनल, ये जो पुस्तक रही है दमन सिंह की थी। किनकी थी? दमन सिंह की। तो यहाँ पर इन जो ममता बनर्जी की पुस्तक, राघव वहल, और इन तीनों की पुस्तकों के नाम भी हमने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? बेसल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डिजाइन किया गया था किस चीज़ के लिए डिजाइन किया था? जो रेडियो एक्टिव कचरा है, रेडियो एक्टिव कचरा जो समय समय पर लोग अलग अलग देश में परीक्षण कर रहे हैं परमाणु हथियारों के, तो इनका जो रेडियो एक्टिव अपशिष्ट बनता है इनको आवागमन को कम करने के लिए बेसल कन्वेंशन संधि की गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।
लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर 5 को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश में कौन सी भूमि से घिरा नहीं है? सभी लोग जानते हैं अफगानिस्तान है, ये भी चारों ओर से घिरा हुआ है ज़मीन से। पाकिस्तान है से, यहाँ पे इंडिया से, वहाँ पे बलूचिस्तान से। नेपाल भी घिरा हुआ है इंडिया और चाइना से। भूटान भी घिरा हुआ है बांग्लादेश, भारत और चाइना से। लेकिन जो म्यांमार है ये आपका भूमि से नहीं घिरा हुआ है, ये समुद्री तट से घिरा हुआ है, जिसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, वहाँ पे घिरा हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने इन 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ठीक है। अगली वाली वीडियो में हम लोग और आगे के सेट को डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।